टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज वाराणसी में काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की ज़मीन को लेकर चल रहे विवाद के बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा निर्णय किया। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को ज्ञानवापी का सर्वेक्षण करने से रोक दिया है। ये आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या ने यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड तथा अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी ज्ञानवापी स्थित काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर जिला अदालत में 1991 विचाराधीन सिविल वाद की सुनवाई प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि दीवानी मुकदमे की पूर्ववरिष्ठता को लेकर सुन्नी सेंट्रल बोर्ड की याचिका पर हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। इसकी जानकारी अधीनस्थ अदालत को न्यायिक अनुशासन का पालन करते हुए मंदिर के सर्वे कराने की अर्जी नहीं तय करनी चाहिए। कोर्ट ने याचिका पर भारत सरकार व अन्य विपक्षियों से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में जहां सिविल कोर्ट ने एक आदेश कर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को मस्जिद के नीचे के भाग का सर्वेक्षण कराए जाने के लिए आदेश किया था, जिसको इंतजामिया कमेटी ज्ञानवापी मस्जिद ने माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या जी ने अपने आदेश में आज उक्त दीवानी न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश पर रोक लगा दी और साथ ही साथ मुकदमे की सुनवाई पर भी रोक लगा दी है। चूँकि इंतजामिया कमेटी की तरफ से याचिका में कहा गया कि 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया था और उसके बाद संपूर्ण भारतवर्ष में किसी भी उपासना स्थल को लेकर किसी भी तरह का कोई मुकदमा वाद विवाद दाखिल नहीं किया जा सकता, लिहाजा ये मुकदमा मेंटेनेबल नहीं है। इसी बीच जब सिविल कोर्ट ने पुनः सर्वेक्षण कराए जाने का आदेश दिया तो उसको भी चुनौती दी गई, जिसको सुनवाई करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया गया था और आज इस उक्त आदेश में उक्त आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को सर्वेक्षण कराए जाने के आदेश के साथ साथ मुकदमे की प्रोसीडिंग पर भी रोक लगा दी गई है। एस नसीम एडवोकेट। आज पूरे देश में सुहागिन महिलाओं का सुहाग पर्व हरतालिका तीज मनाया जा रहा है। सुहागनों के अलावा प्रयागराज के किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने भी इस पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाया। हरतालिका तीज में किन्नरों महामंडलेश्वर की अनोखी पूजा संपन्न हुई। वहीं महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी का कहना है कि वे अपने गुरु के नाम पर और भगवान शिव अपने आराध्य के रूप में ध्यान में रखकर निर्जला रूप में तीज का व्रत रखती हैं। उनका ये भी कहना है कि तीज के दिन वे सुहागन महिलाओं की तरफ मेहंदी भी लगाकर 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं, जिसके बाद शाम को विधि विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति की स्थापना कर उनकी कथा सुनती हैं और तत्पश्चात हरतालिका तीज पर उनका व्रत संपन्न होता है। अपने इस व्रत में वे संपूर्ण मानवता के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना करती हैं। सबसे पहले तो ये हरितालिका तीज इस व्रत हमारे जितने भी देशवासियों के, मेरे बहन हैं, मेरे दीदियाँ हैं, उन सभी बहनों को मैं दिल से ये हरितालिका तीज का शुभकामना देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आज ये तीज व्रत इसलिए रखा जाता है कि सुहागन लोग अपने पति के लंबी उम्र के लिए, उनका हर कामना पूरा होने के लिए इस व्रत को रखा जाता है। उसी में हम किन्नर समाज, हमारे तो कोई पति नहीं होते हैं, हमारा सब चीज़ हमारा गुरु हमारे लालन पालन करके बचपन से ही उन्होंने हम लोग को बड़े करते हैं, तो हम लोग गुरु के नाम पे ये व्रत रखा जाता है। और शिव भगवान को, क्योंकि शिव भगवान हमारे आराध्य देवता है, उनके लिए हम लोग ये व्रत रखते हैं। और हमारे खास करके हमारे दाता जजमान के लिए हम लोग हर शुभ अवसर पे व्रत रख के उनके कामना के लिए, उनके सुख के लिए, उनके प्रगति के लिए हम लोग कामना करते हैं। और भगवान से और आज शिव पार्वती भगवान से हमने यही प्रार्थना किया, यही उनसे हमने मांगा कि हमारे जितने भी
मेरे दाता जजमान हैं, जितने भी मेरे भक्तगण हैं, उनके घर में सुख शांति बना रहे, उनके घर परिवार में लक्ष्मी का वास होए। इसके लिए हमने आज इस खास इस अवसर पे ये हरितालिका तीज का व्रत रखा जी। आज सवेरे से ही इसको हम लोग एकदम निर्जला व्रत रखते हैं। इसमें जल का सेवन नहीं करते हैं, जल पीते नहीं हैं और एकदम और वो फल फ्रूट कुछ भी नहीं खाते, एकदम निर्जला ये व्रत होती है। इसमें सवेरे से हम लोग तैयारी था, सवेरे से ही शिव और पार्वती जी का एक मट्टी का मूर्ति और उनमें गणेश भगवान भी थे, उनको ले आके हम लोग ने स्थापना किया अपने मंदिर पे स्थापना करके उनका पूजा अर्चना किया। विधि विधान से भव्य तरीके से उनका पूजा करके हम लोग एकदम आज धन्य हैं। आज उनका पूजा करने के सौभाग्य मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मेरे जितने भी भक्तगण हैं, मेरे जितने भी जजमान हैं, उनके लिए आशीर्वाद मांगा भगवान से। उनसे जितने दाता जजमान हैं उनके मंगलमय कामना हो, इसके लिए प्रार्थना किया। मैं कौशल्या नंदगिरी किन्नर संत महामंडलेश्वर और प्रदेश अध्यक्ष किन्नर अखाड़ा। जय श्री महाकाल। अकबर इलाहाबादी की आज 100वीं पूर्ण तिथि है। वे अकबर इलाहाबादी जो उर्दू अदब, हास्य और व्यंग के नामचीन शायर थे। अपनी शायरी से लोगों को वो हंसाने वाले अकबर एक जिंदा दिल इंसान भी थे, जिनके सबसे करीब दोस्त देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू। इलाहाबाद शहर में अकबर की यादों में सजोए हुए बस 2 ही निशा बाकी है, उनकी रानी मंडी वाली कोठी इशरत मंजिल, जिसमें अब यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज है, और दूसरा उनकी मज़ार जो काला दाड़ा कब्रिस्तान में है। कहते हैं कि मोतीलाल नेहरू और अकबर इलाहाबादी इतने नज़दीक दोस्त थे कि मोतीलाल ने अपने आवास का नाम अकबर इलाहाबादी के मकान के इशरत मंजिल के नाम पर ही रखा था। अकबर इलाहाबादी और मोतीलाल नेहरू बहुत अच्छे मित्र थे। जब मोतीलाल नेहरू ने आनंद भवन ख़रीदा तो उन्होंने इसका नाम के लिए अकबर से सलाह ली। तब अकबर ने कहा, मेरी इशरत मंजिल का तर्जुमा अनुवाद कर दें, जिसका अर्थ है ऐसा भवन जहां आनंद हो, और मोतीलाल नेहरू को नाम मिल गया आनंद भवन। साहब की यौम वफ़ात है और 100वीं यौम वफ़ात है। और इनकी वफ़ात जो है 9 सितंबर 1921 को हुई थी। जज होने के साथ साथ इन्होंने जंग आज़ादी में भी हिस्सा लिया और गांधी जी की तहरीक में वो शामिल रहे। गांधी जी के ख़यालात से वो बड़े मुतासिर थे। इसीलिए 1921 में जब गांधी जी इलाहाबाद आए थे तो इन्होंने गांधी जी के ऊपर बहुत सारी नज़में लिखी थी और इन्होंने ऐसी टेक्निक एडॉप्ट किया कि जिससे कि सुनने वाले को हंसी भी आवे और हंसी हंसी में वो बड़ी बड़ी बातें कहे जाते थे। बेसिकली वो हास्य और व्यंग के शायर थे, तंज मज़ाह के शायर थे और उर्दू के पहले तंज मज़ाह के शायर थे। इससे पहले कोई तंज मज़ाह का शायर नहीं हुआ। इन्होंने नज़में भी लिखी हैं, गज़लें भी लिखी हैं और उर्दू अदब की इन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी है। साहित्य का जहाँ तक ताल्लुक़ है, साहित्य में इन्होंने बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी है। आज तक उर्दू में कोई ऐसा शायर पैदा नहीं हुआ जिसने कि तंज मज़ाह के ज़रिए अपनी बात लोगों तक पहुँचाई हो, क्योंकि हंसी हंसी में लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं और इसका सहारा इन्होंने अकबर इलाहाबादी ने लिया है। और जिससे कि जो सामईन थे और जो क़ारीन थे, जो पाठक लोग थे, उससे वो लुत्फ़अंदोज़ होते थे और इसका असर जो है समाज पर बहुत पड़ा। अकबर इलाहाबादी ऐसे शायर थे कि आने वाले 100 साल के बारे में उनको अंदाज़ा था कि आने वाले 100 साल के बाद हमारा मुल्क कैसा होगा। औरतों की तालीम के ऊपर भी लिखा कि जो अंग्रेज़ियत जो लोगों के ऊपर हावी हो जा रही है, अंग्रेज़ी जो लोग पढ़ रहे हैं, अंग्रेज़ी जो लिबास जो पहन रहे हैं, आने वाली नस्लों पर इसका क्या प्रभाव होगा वो हमारे आप सबके सामने। इनके ख़ास किरदार हुआ करते थे कि जुम्मन बुद्धू, छोटू लाला जी, शेख वगैरह किरदार के ज़रिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाते थे। जज बनाकर अच्छे अच्छों का लुभा लेते हैं दिल, जज बनाकर अच्छे अच्छों का दिल लुभा लेते हैं दिल, है नहायत खुशनुमा
दो जीम उनके हाथ में। आज उनको मरे हुए 100 बरस हो गए, लेकिन उनकी शायरी कल भी ज़िंदा थी, आज भी ज़िंदा है और कल भी ज़िंदा रहेगी। डॉक्टर अजय मालवीय, सदस्य साहित्य अकादमी, नई दिल्ली। ये जहाँ पर हम आज खड़े हुए हैं, ये अकबर इलाहाबादी साहब का अपना घर था और इस घर में वो एज ए बैरिस्टर रहते थे। जब वो बैरिस्टर हुए थे तो यहीं पे रहते थे और पूरा अधिकतर उन्होंने जीवन यहीं पर गुजारा। उनके देहांत के बाद ये फिर यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज के नाम से, जो आज पूरे इलाहाबाद में इसका नाम है, वो यहाँ पर इंटरमीडिएट कॉलेज खुला और जो आज तक चला आ रहा है। यहाँ पर लोग आते थे, बैरिस्टर्स आते थे, क्योंकि वो तंज़ और मज़ाह के शायर थे। वो कटाक्ष करते थे, कटाक्ष बहुत उनका मशहूर हुआ है, उनके शेर व शायरी में उनके कटाक्ष दर्शाता है। और एक ख़ास बात यह कि वो सिस्टम में रह के सिस्टम की मुखालफत करते थे, जो थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि उन्होंने हुकूमत में, सरकार में, उस वक्त की सरकार में नौकरी भी की और उनके ख़िलाफ़ उन्होंने अपने शायरी के ज़रिए से उनकी कमियों को उजागर किया। ठीक, उसके अलावा आपने जो इस्सत मंजिल का मामला है, मोतीलाल नेहरू जी ने उनसे आकर इच्छा जाहिर की कि मैंने एक मकान ख़रीदा, मैं चाहता हूँ उसका नामांकन आप करें। तो उन्होंने उसका नामांकन आनंद भवन किया, जो इस्सत मंजिल का हिंदी रूपांतरण है। सैयद हसन अख्तर। पिछले 10 दिनों के भीतर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और 11 तारीख को वो प्रयागराज के भ्रमण कार्यक्रम पर रहेंगे, जिसको लेकर प्रयागराज में तैयारी तेज़ हो गई है। जगह जगह रंगाई पुताई, सड़कें चमकाई जा रही हैं। तो उनके लिए हाई कोर्ट में भी मंच बनाना शुरू हो गया है। साथ ही पोलो ग्राउंड में 3 नए हेलीपैड भी बनाए जा रहे हैं और तैयारी जोरों पर है। आपको बता दें, विधि विश्वविद्यालय हाई कोर्ट की 12 मंजिला इमारत का शिलान्यास करने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रयागराज आ रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन को सूचना मिलने पर तैयारी तेज़ी से की जा रही है। राष्ट्रपति विमान से बमरौली एयरपोर्ट आएंगे। बमरौली एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर या सड़क के द्वारा हाई कोर्ट आएंगे, जिसको लेकर यहाँ पर रंगाई पुताई और सफाई का कार्यक्रम चल रहा है और सड़क के गड्ढों की पैचिंग की जा रही है। जी देखिए, प्रयागराज में हमारे यहाँ 11 तारीख को राष्ट्रपति जी आने वाले, इसलिए यहाँ पर रंगाई पुताई का कार्यक्रम अभी चल रहा है, सारी चीज़ें। वरना ये ऐसे ही पड़ा रहता है, नॉर्मली ऐसे ही सब पड़ा रहता है, कुछ होता नहीं है यहाँ पे कामकाज ऐसे बहुत ज़्यादा। बाकी सारी चीज़ें ही ऐसी पड़ी रहती है। नहीं तो अभी ये 11 को आ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ काम हो रहा है अभी इस समय, नहीं तो ऐसे ही नॉर्मली रहता है बस। वैसे बस, थैंक यू। मेरा नाम मनोज कुमार है। 11 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति माननीय श्री NV रमन्ना जी, उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदया, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार, उच्च न्यायालय और इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में आ रहे हैं, जिसमें हाईकोर्ट परिसर में ही बहुमंजिला इमारत की शिलान्यास होगा, जो अधिवक्ताओं के 2600 चैम्बर, पुस्तकालय भवन, सभागार और अन्य सुविधाओं, जिसमें कि पार्किंग विशेष रूप से है, बड़ी गाड़ियों 4 व्हीलर्स और छोटी 2 व्हीलर्स के लिए। यह 600 करोड़ रुपए की योजना है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दिया, उसका शिलान्यास है। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार ही के कोष से राष्ट्रीय विधि विद्यालय इलाहाबाद प्रयागराज में स्थापित होने जा रहा है, उसका भी माननीय महामहिम राष्ट्रपति शिलान्यास करेंगे। और हमारे यहाँ उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे आनंद भूषण सरन जी के तैलचित्र का अनावरण मुख्य न्यायाधिपति NV रमन्ना साहब करेंगे। कार्यक्रम दिन में 11 बजे से प्रारंभ होगा और लगभग 1:30 बजे तक चलेगा। अमरेंद्र नाथ सिंह, अध्यक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में हर राजनीति करने वाली पार्टियां चुनावी जमीन तैयार कर रही हैं। अपने पैर के नीचे से कांग्रेस पार्टी सियासी जमीन खिसकती देख जिसको सजाने के लिए प्रियंका गांधी खुद यूपी की कमान संभालने में जुट गई हैं। गांधी परिवार अपने को लेकर सवालों के घेरे में है क्योंकि ये अपने परिवार के बुजुर्ग को नहीं पूछ रहे हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शादी फिरोज गांधी के साथ हुई थी। कांग्रेस पार्टी में फिरोज गांधी का जितना बड़ा कथा आज उनके दुनिया से जाने के बाद उनकी समाधि पर अपने परिवार का कोई 2 फूल चढ़ाने वाला नहीं आता। हर साल की तरह इस साल भी 61वीं पुण्यतिथि पर प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनकी समाधि पर फूल अर्पण कर उनको याद किया। तकरीबन 12 साल से फिरोज गांधी की समाधि दरअसल न प्रियंका गांधी आई, न राहुल आए और न ही सोनिया गांधी आई। इसका मलाल पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों को भी आज भी है। रायबरेली से सांसद रह चुके फिरोज गांधी रायबरेली से सांसद थे। कांग्रेस पार्टी को आगे लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन फिरोज गांधी के मरहूम होने के बाद आज उनकी समाधि पर 2 फूल अपनों से पाने के लिए तरस रही है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व महासचिव इरशाद उल्ला बताते हैं कि तकरीबन साल 2007 में, उसके बाद 2009 में राहुल और सोनिया गांधी समाधि पर आए थे, लेकिन कई दशक बीत जाने के बाद भी अब फिरोज गांधी की समाधि स्थल पर उनके परिवार के आगे लोग नहीं आए। कांग्रेस पार्टी किशोर वासुड़े बहुत दुखी हैं। उनका कहना है कि हम लोग मिलकर कई साल से फिरोज गांधी पुण्यतिथि मना रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम से दूर समाधि की साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं देता। वहीं प्रयागराज ममफोर्डगंज में पारसी कब्रिस्तान है जहां पर फिरोज गांधी की समाधि है। तकरीबन कई साल पहले जब कांग्रेस फुल फ्लैश हुआ करती थी तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और प्रयागराज जिले के बड़े नेताओं का जमावड़ा यहाँ हुआ करता था और बहुत अच्छे तरीके से पुण्यतिथि मनाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और पुण्यतिथि पर उसी तरह लोग के आने का सिलसिला भी कम होता गया। वो एक सांसद भी थे और एक देश के लिए उन्होंने क्रांतिकारी जो उनका रोल रहा है, जो योगदान था, उसको भुलाया नहीं जा सकता। और एक बेहतरीन जो है वो पत्रकार भी थे और एक लेखक भी बढ़िया थे और संसद के निचले सदन के वो राज्यसभा सदस्य भी रहे और सरकार के हमेशा, जब भी वो प्रधानमंत्री के पति होने के बावजूद भी हमेशा वो सरकार के खिलाफ ही वो लिखते रहे कि वो बोलते भी रहे। लेकिन तकलीफ तो होता है कि यहाँ पे बदहाली का शिकार है जो देख रहे हैं हर तरफ, और सरकार की भी उपेक्षा रही हमेशा इसकी, और हम ये चाहते हैं कि सरकार इसको संज्ञान में ले और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए। ये होती है और 12 को उनका जन्मदिन मनाया जाता है, तो सरकार को हमेशा ये चाहिए कि ऐसे महापुरुषों को जो बड़ा नेता कांग्रेस के नहीं याद करते, सरकार क्यों याद करेगी? देखिए, चूँकि ये धरोहर है, राष्ट्र की धरोहर है, राष्ट्र की धरोहर को हमेशा सबको को याद करना चाहिए। हम लोग तो हमेशा इनको याद करते हैं, दिल से नमन करते हैं। हम लोगों ने कांग्रेस आला कमान को यहाँ से पत्र भेजा था कि फिरोज गांधी जी के इस समाधि पर, उसके रख रखाव पर और साफ़ सफाई पर जो है इंतज़ाम करे जाएं। नहीं, प्रयास है। अब इस बार हम लोगों ने प्रयास किया था कि उनको सूचना दें और हम लोगों ने पत्र भी भेजा था, और आने वाले समय में आपको ये बहुत जल्द सुनने को मिलेगा कि यहाँ पर प्रियंका गांधी तो लगभग आना उनका निर्णय तय है। क्या शुभ नाम है सर आप? किशोर वासनी, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। श्री फिरोज जहांगीर गांधी जी 1950 में अस्थायी कांग्रेस के सदस्य हुए। 1952 में वो रायबरेली से लोकसभा के सदस्य हुए। 1957 में भी लोकसभा के सदस्य हुए और फिरोज जहांगीर गांधी ने लोकसभा में अपनी बातों को बुलंद करने के लिए कतारबद्ध से जो है उनकी प्रशंसा की जाती थी और वो प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते थे। जहांगीर गांधी जी के इस कार्यक्रम में हर कांग्रेस जनों को अपना बढ़कर भागीदारी करना चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज में आप जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने चुनाव लड़ने को लेकर ऐलान किया, तो वहीं साथ ही बीजेपी पर भी हमला बोला है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है आप जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद का। आम आदमी पार्टी के सांसद आदरणीय संजय सिंह जी ने ऐलान किया है कि हम लोग सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरह से त्रस्त है उत्तर प्रदेश की तमाम सरकारों से, इस बार आम आदमी पार्टी को ज़रूर मौका देगी ताकि हम लोग दिल्ली जैसा मॉडल उत्तर प्रदेश में भी लागू कर सकें
और हर परिवार को हर महीने कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये की बचत करवा सकें। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने व स्वरोजगार हेतु प्रेरित व प्रशिक्षण उपरांत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड डिफेंस के द्वारा आयोजित बड़ौदा रोजगार विकास संस्थान RSIT लक्ष्मी नगर रोड मुठ्ठीगंज प्रयागराज में परीक्षण के उपरांत प्रत्येक BC सखी के खाते में 75,000 रुपये की धनराशि भेजी गई। पिछले एक महीने में विकास खंड BMM द्वारा लगातार धमकी देकर पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे गए। खाते में धनराशि वापस करने का दबाव बना रही धमकी दी जाती है, जेल भेज देंगे। कुसुम लता ने बताया कि RSIT लखनऊ से दूरभाष पर संपर्क करने में कहा गया, जब तक कोई लिखित आदेश नहीं मिले धनराशि वापस मत करिएगा। इस संदर्भ में CDO से संपर्क करने का प्रयास किया गया। राष्ट्रपति के नगर आगमन कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण नहीं हो पाया। योजना ग्रामीण क्षेत्र ग्राम पंचायत नगर निगम सीमा में आ जाने के कारण बताया जा रहा है। BC सखियों की मांग है कि नगर निगम सीमा में अगर हमारा क्षेत्र आ गया है तो डूडा विभाग के साथ हमें जोड़ दें। इस संदर्भ में आप लोग यहाँ आए हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं बताएं। सर हम लोग आए हैं नैनी से, चाका ब्लॉक है सर। मेरा नाम कुसुम लता है, हमारे साथ में सुशीला जी हैं और सरोज जी हैं। हम लोगों का सर BC सखी में जो चयन हुआ है, सबसे पहले तो ये हम लोगों का 13 जनवरी से 19 जनवरी तक प्रशिक्षण करवाया गया सर RSIT के माध्यम से। उसके बाद में फिर हम लोगों का जो पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, सारा डॉक्यूमेंट जो है कि BMM ने मंगाया वहाँ ब्लॉक में, वो भी हम लोगों ने जमा कर दिया। फिर पैसे भी खाते में आ गए 75,000 रुपये डिवाइस के लिए, जो कि कहा गया था 31,190 रुपये जमा करके आप लोग को डिवाइस लेना है, जो कि लखनऊ से हम लोगों के हेल्पलाइन सेंटर से फ़ोन आया था। लेकिन अब ये लोग क्या कहती हैं कि पैसा आप लोगों का वापस जाएगा, नगर निगम हो गया है। तो सर ये बताइए कि ये 2019 से ही चल रहा है नगर निगम में, अभी चुनाव नहीं हुआ है, ये कैसे संभव है? यदि नगर निगम में आ ही गया है तो क्यों हम लोगों का प्रशिक्षण करवाया गया, क्यों हम लोगों के खाते में पैसा आया? यदि सर पैसा आया है रोजगार के लिए तो हम लोग को रोजगार दिया जाए। पैसा यदि ले भी लेते हैं तो उसके बदले सर हम लोगों को रोजगार चाहिए, बेरोजगार तो नहीं रह सकते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कुसुम लता है, मैं नैनी चाकीमा मली से हूँ। संगम नगरी प्रयागराज की कीटगंज की बीच वाली सड़क पर दैकार बस्ती में आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी के अंबार लगे हैं। पानी का यहाँ पर जलभराव भी है और गंदगी कीचड़ किस तरह से है, और जहाँ प्रयागराज में डेंगू का खतरा मंडरा रहा है और लोग वायरल से त्रस्त हैं और हॉस्पिटल में भी बच्चों को लेकर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, मगर जिसके बावजूद भी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे प्रयागराज में डेंगू का खतरा फिर से बढ़ सकता है और यहाँ से फैलने वाला डेंगू से प्रयागराज फिर एक बार डेंगू की चपेट में होगा। मगर आप देख सकते हैं गंदगी किस तरह से है और स्वच्छ भारत अभियान की सारी हकीकत कागज़ों में सीमित है। नगर निगम के दावे सिर्फ कागज़ों तक हैं, वहीं सरकार के विकास भी आप देख ही सकते हैं किस तरह से हैं। नाली में कोई सफाई नहीं होती है, हम लोगों को बुखार आ रहा है, डेंगू हो रहा है, कोई तरह सुनाई नहीं होती। नाली के किनारे हम लोग पड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? लिया। कौन सी जगह है ये? कीटगंज बीच वाली सड़क दैकार बस्ती। नाली की सफाई नहीं हो रही है, इतनी गंदगी है, कोई समझ भी नहीं सकता। मेरी लोग की तरह कोई बोल भी नहीं सकता, इतनी गंदगी है बस्ती के अंदर, कोई साफ सफाई करने नहीं आता। क्या नाम? गरीब बने हैं, क्या चावल बढ़ता है ना कुछ बचता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तारा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।